सबसे पहला आज टॉपिक लेके चल रहे हैं, दैट इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीकलाइन, पाथ लाइन के क्वेश्चंस भी हैं, या तो उधर से क्वेश्चन डेफिनेटली या फिर यहाँ से, दोनों में से एक तो आने ही वाला है, डेफिनेशन या क्वेश्चन। तो स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन क्या है अगर आप ध्यान से देखें, इट इज अ कर्व ड्रॉन इन द फ्लूइड such that the direction of tangent to it at any point coincide with the direction of fluid velocity। मतलब मान लीजिए आपके पास कुछ भी है फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड ले लिया हमने, इस फ्लूइड की अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चलन ले लेते हैं, इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो से क्यू है, तो इसकी जो वेलोसिटी क्यू है ना, इसकी डायरेक्शन जो इसकी टेंजेंट होगी, टेंजेंट कैसे बनती है, जस्ट टच करके जानी चाहिए उस पॉइंट को, तो जो इसकी वेलोसिटी क्यू थी वो इसकी टेंजेंट कहलाती है, हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है कि डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट कोइंसाइड कर जाए वेलोसिटी के साथ, तो वो क्या बनती है, आपकी स्ट्रीम लाइंस बनना शुरू हो जाती है। तो कोइंसाइड करने का मतलब क्या है, दोनों सेम हो गए, या पैरेलल भी लिंक कर सकते हैं, दोनों एक ही पैटर्न से जा रही हैं। तो उसमें क्या होता था, आपका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बनती है। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब थी, या तो कोइंसाइड ही कर लो तो भी तो एंगल जीरो हो जाएगा ना, साइन जीरो जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी क्यू है और टेंजेंट को हम किससे रिप्रेजेंट ले लिए, दैट इज द टेंजेंट। तो यहाँ से क्यू क्रॉस डी आर क्या आएगा, जीरो आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ वेक्टर लगाना पड़ेगा, जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रीम लाइन है उसकी इक्वेशन इससे स्टार्ट होगी निकलनी, क्यू क्रॉस डी आर इज इक्वल टू जीरो। और ये क्यों लिखा हमने, लॉजिकली जो इसकी डेफिनेशन है उसी से, कि वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट के साथ क्या करती है, कोइंसाइड करती है, तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी इनकी, जीरो। ठीक है, तो क्यू हमने यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया है, तो क्यू के यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट लिखें दैट इज यू वी डब्ल्यू, जो हम तो पूरी फ्लूइड में हम वेलोसिटी के कंपोनेंट यही लेने वाले हैं, यू वी डब्ल्यू। तो ये हमेशा समझ जाना कि जब भी मैं क्यू का लिखूं तो यू वी डब्ल्यू ही आएंगे उसके कंपोनेंट, एक्स में, वाई में और जेड में। सिमिलरली आर के कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, तो वही रहने वाले हैं। ठीक है, पूरी फ्लूइड में। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होती है, अगर ध्यान हो, ऊपर आई जे के, पहले क्यू का लिखेंगे यू वी, फिर आर का डी आर है यहाँ पे, डी एक्स डी वाई डी जेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है डी आर के कंपोनेंट क्या होंगे, डी एक्स आई कैप डी वाई और डी जेड। तो यहां से भी इसको सॉल्व करना है, इक्वल टू क्या रखना है, जीरो। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करते हैं हम, अगर आई कैप का निकालू तो v इंटू डी जेड माइनस डब्ल्यू इंटू डी वाई, और जे वाला अगर हम निकालेंगे तो जे वाला देखो ऐसा तो नेगेटिव है, अगर यहाँ से आ जाओगे तो यहाँ से आ चल पड़ो, डब्ल्यू डी एक्स माइनस यू डी जेड, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, के वाला क्या आ जाएगा, यू डी वाई माइनस वी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो वेक्टर मतलब जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप। अब लाइक टर्म्स को कंपेयर करो, आई कैप वाले को आई कैप से करेंगे तो ये जीरो आएगा, ऐसे तीनों जीरो आ जाएंगे। यहाँ से क्या अप्लाई हो गया आपका, वी डी जेड माइनस डब्ल्यू डी वाई इज इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू डी एक्स माइनस यू डी जेड इज इक्वल टू जीरो, यू डी वाई माइनस वी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका आया क्या, अगर हम ध्यान से देखें, वी डी जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू डी वाई, और इसमें ऐसे भी लिख सकते हो डी जेड बाई डी वाई, ये नीचे आया तो ये इधर जाएगा, डब्ल्यू बाय, मतलब जेड के लिए डब्ल्यू वाला, वाई के लिए वी वाला। अगर हम ध्यान से थोड़ा सा रिलेशन देखें, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं डी जेड बाय डब्ल्यू डी वाई बाय वी, ये भी लिख सकते हैं कि जेड के बाय में डब्ल्यू आ गया, अब बन गई सही सिमेट्री, ऐसे वाई के बाय में वी आ गया। ऐसे ही होता है ना, ये एक्स वाई जेड तो आर का हो गया, यू वी डब्ल्यू किसका हो गया, क्यू का। तो एक्स के बाय में यू, वाई के बाय में वी और जेड के बाय में डब्ल्यू चाहिए था हमें, मतलब एक सिमेट्री बनानी है। तो यहाँ से जेड और वाई का निकला है, वो एक काम करो, किसी और एक से अगर हम निकालेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी जेड बाई डब्ल्यू, सॉल्व करके देखना यही आ जाएगा। और ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई वी
इज इक्वल टू डी एक्स बाय यू। क्लियर है ये बात? तो तीनों से अगर आप मिला के देखेंगे, ये डी जेड बाय डब्ल्यू, ये भी डी जेड बाय डब्ल्यू, यहाँ डी वाई बाई वी आ रहा है, डी एक्स बाई यू। अगर ये इसके इक्वल है और ये वाला भी इसी के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, डी एक्स बाई यू, और वो यहाँ पे आया ही हुआ। तो तीनों इक्वेशन का कहीं ना कहीं लिंक है। तो तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो सिंगल इक्वेशन क्या आई है तीनों को मिलाने से? डी एस बाई यू डी वाई बाई वी डी जेड बाई, ये आपका सिंगल आ गया। तो जब भी आपको स्ट्रीमलाइन निकालनी हो, आपके पास वेलोसिटी के कंपोनेंट दे रखे होंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको जस्ट उन कंपोनेंट को नीचे रखना है। क्या बन जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन बनते ही सोल्व करना, शायद आपको याद होगा, हम ओडी की बुक में सॉल्व करते थे, या तो पहले दो ले लो, ये वाले दो ले लो, जो दोनों से सोल्यूशन आता है उसको कंबाइन करके लिखते थे, u इज इक्वल टू फाइव ऑफ v, ऐसा कुछ याद है? कुछ लिया, ये पार्टिकल यहाँ से चला, ये कहाँ कहाँ जा रहा है वो हम पाथ ट्रेस करना चाह रहे हैं। तो पाथ ऑफ द पार्टिकल्स आर कॉल्ड पाथ लाइन। अगर सिंपल सी लैंग्वेज हम बात करें, द कर्व ट्रेस बाय फ्लूइड पार्टिकल ड्यूरिंग देयर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, इसमें क्या किया हमने? मोशन ऑफ गिवन पार्टिकल एट ईच इंस्टेंट, एक गिवन पार्टिकल की हर टाइम पे वो कहाँ कहाँ जा रहा है वो हमने देखा है। ठीक है, तो क्या बनेगी? पाथ लाइन बनेगी। तो मोशन एट ईच इंस्टेंट हम कह रहे हैं, तो मोशन हम किससे देखते हैं? जस्ट वेलोसिटी तो चाहिए, मतलब वेलोसिटी डी आर बाई डी टी होता है इज इक्वल टू क्यू। तो इसकी एक्सप्रेशन यहां से हमें शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आता है? अगर आपको ये याद हो, हमने फर्स्ट डे भी कंपेयर किया था वेलोसिटी वाले आर्टिकल में ही, डी एक्स बाई डी टी आई का कंपोनेंट आएगा यहाँ से आई का कंपोनेंट यू, ऐसे यहाँ से आई का कंपोनेंट डी वी बाई डी टी, यहाँ वी, और डी जेड बाई डी टी डब्ल्यू। ये वाली जो इक्वेशन होगी ये क्या दे के जाएगी आपको? पाथ लाइन। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, इस इक्वेशन से आपका जो आंसर है एक्स भी टी की फॉर्म में निकलेगा, वाई भी टी की फॉर्म में निकलेगा, और जेड भी टी की फॉर्म में निकलेगा। लेकिन जब भी आप पाथ निकालते हैं किसी भी चीज का, तो पाथ में क्या होता है? टी एलिमिनेट करना पड़ता है, क्योंकि हम हर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। आपकी बात एक सिंगल टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट आप पुट नहीं कर सकते यहाँ पे। यहाँ क्या करना पड़ेगा? किसी भी तरीके से तीनों इक्वेशन से टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो अब एक बार थोड़ी सी डेफिनेशन पे चलते हैं। तरीका यही है जो मैंने लिख दिया, ये शॉर्ट बताया है जो भी है। अब एक बार डेफिनेशन पे चलते हैं। देखो, अगर टाइम इंडिपेंडेंट है ना, अगर स्टडी फ्लो है, मान लो स्टडी फ्लो क्या था? जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो आपका क्या होगा कि फ्लो टाइम के साथ वेरी ही नहीं करेगा। टाइम इंडिपेंडेंट है जो चीज, तो फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम के साथ, तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन। उस केस में तो क्या होगा? जो पाथ ऑफ पार्टिकल होगा वो कोइंसाइड कर जाएगा स्ट्रीमलाइन के साथ। पहली लाइन आपकी यही लिखी हुई है, व्हेन द फ्लूइड मोशन इज स्टडी सो दैट द पैटर्न ऑफ फ्लो डज नॉट वेरी विद टाइम। ये जो पैटर्न ऑफ फ्लो टाइम के साथ वेरी ना करे, तो पाथ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल कोइंसाइड विद द स्ट्रीमलाइन। लेकिन अगर हम अनस्टडी मोशन का केस लेंगे, अनस्टडी मतलब टाइम के साथ फर्क पड़ रहा है, तो क्या होगा? फ्लो पैटर्न भी टाइम के साथ चेंज होगा, और उस केस के अंदर पाथ ऑफ पार्टिकल कोइंसाइड नहीं करेगा स्ट्रीमलाइन के साथ। तो पहली दो लाइन तो आपकी यही है सिर्फ। ठीक है, अब कह रहा है लेकिन चाहे वो कोइंसाइड ना करे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा मोशन के अंदर। एक जनरल थ्योरी बता रहा है कि जो कर्व फ्लूइड ने ट्रेस किया ना पार्टिकल ने, वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे मतलब टच कर सकती है पाथ लाइन को। स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन आपस में किसी पॉइंट पे टच कर सकती है, हम ये कह रहे हैं। मतलब जनरल थ्योरी ये कहती है कि दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे एक बार इंटरसेक्ट कर सकती हैं, स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन। अब वो बिल्कुल ही कोइंसाइड कब करेगी? जब टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। टाइम पे डिपेंडेंट है तो सिर्फ किसी एक बार वो टच करके चली जाएगी, एटलीस्ट वन टाइम, ज्यादा बार भी कर सकती है। ये तो जनरल थ्योरी बता रही है कि दोनों किसी ना किसी एक टाइम पे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? क्योंकि वो क्या है आपका, अगर आपको याद हो आइलर मेथड में हम एक जगह पे खड़े थे, लैग्रांजियन वाला घूम रहा था, वो घूम रहा है तो घूमते घूमते उस एक पॉइंट पे भी तो कभी आएगा। अब आप घूम रहे हो उसी एरिया में, उसी एरिया में एक बंदा खड़ा है, तो क्या आप उससे जाके मिलोगे? नहीं, एक बार तो मिलोगे, एक बार तो टच करोगे। तो वही यहाँ पे थ्योरी आपको लगानी है खुद से रिलेट करके
ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि जो आपकी स्ट्रीमलाइन चल रही है वो एक ना एक बार पाथ लाइन तो घूम रही है ना, जो पाथ लाइन पूरे पार्टिकल को ट्रेस करी हर टाइम पे, तो एक टाइम जो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है आपके पास स्ट्रीमलाइन, वहां पे तो मिलेगी ना वो जाके, तो कम से कम एक बार तो उनका मिलना होगा ही होगा। तो यही बात चल रही है यहाँ पे। जो पहली 3 लाइन थी कि अगर स्टडी फ्लो है, टाइम के साथ डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, तो इस केस में स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन दोनों सेम हो जाएंगी। अगर अनस्टडी फ्लो है तो पैटर्न वेरी करेगा, बिल्कुल सेम तो नहीं होंगी, लेकिन स्ट्रीमलाइन टच जरूर करेगी पाथ लाइन को एक पॉइंट पी पे। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखो ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकाल ली, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यू, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वी, डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब हमने किया क्या है इस आर्टिकल में कि हमारी जो पाथ लाइन है वो हम हर टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक पार्टिकल है उसी के पीछे चल पड़े हैं, तो जब तक चल रहे हैं वो टाइम हो रहा है आपका इंक्लूड। तो टाइम 0 पे आप चले हो मान लो, जब टाइम इनिशियल टाइम तब 0 लोगे, तो मान लो जो हमने ये पाथ लाइन ट्रेस की है ना, तो यहाँ पे जो टाइम 0 था इनिशियली वो पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पे था, मान लो वन टाइम क्या था 0। ऐसे ही आगे चलते गए तो जर्नल पॉइंट हमने लिया एक्स वाई जेड एट टाइम टी पे लिया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ से आंसर निकलेगा उसमें हम ये इनिशियल कंडीशन पुट कर सकते हैं। टी को 0 पुट करेंगे, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पुट करेंगे एक्स वाई जेड की जगह पे। तो उससे फायदा क्या होगा, जो 3 इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो उसमें C1 C2 C3 आएगा इंटीग्रेट करते ही, ये पुट करते ही C1 C2 C3 की वैल्यू निकल जाएगी। हमेशा होता है ना कि जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो मुझे कांस्टेंट रिमूव करना है C1 C2 C3, जैसे मैं इनिशियल कंडीशन पुट करूंगी मेरे क्या गायब हो जाएंगे, कांस्टेंट खत्म हो जाएंगे। किसकी फॉर्म में आंसर आ जाएगा, C1 C2 C3 को ये रिप्लेस कर लेगा, जो नॉन है हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट जेड, ये नॉन है। तो जो हमारी फाइनल आंसर आएगा, जो एक्स निकलेगा आपका फाइनल यहाँ से एक्स वाई जेड, वो कैसे निकलने लग जाएंगे आपके, एक्स जो वो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और टी की फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे ये भी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और टी की फॉर्म में, ऐसे ये भी, क्योंकि भी उन पर डिपेंड होने लग गया। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। अभी क्वेश्चन था, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको स्टडी मोशन दिख रहा है या अनस्टडी मोशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अनस्टडी मोशन। ऑब्वियस है ना, ये टाइम पे डिपेंड हो गया, टी आ गया इसके अंदर, टाइम डिपेंडेंट है, अनस्टडी मोशन है, तो अलग तो आएगा आंसर स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन का। अब देखते हैं पाथ लाइन हम कैसे निकालते हैं। ये वाली इक्वेशन थी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यू, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वी, डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। रखो, पहले पहला रख लेते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस टी। अब ये रख लिया, इधर भी रख लेते हैं, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई और डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल ही आ गया यहाँ से, डी जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू से C3 ले लिया हमने, पहले ही कॉन्स्टेंट मैंने थर्ड वाला मान लिया। यहाँ से हम देखेंगे, अगर डी एक्स वाले एक तरफ कर लो एक्स और डी टी वाला एक तरफ कर लिया हमने, ऐसे यहाँ से भी वाई वाला एक तरफ हो गया, डी टी वाला एक तरफ हो गया। इंटीग्रेट सेपरेटिंग द वेरिएबल होते ही हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट, ताकि डी खत्म हो जाए। अब इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, लॉग एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस टी प्लस लॉग ऑफ C1, यहाँ क्या आ जाएगा लॉग ऑफ वाई टी प्लस लॉग C2 ले लो, क्योंकि यहाँ पे लॉग है, इजी रहेगा, कांस्टेंट लॉग चूज कर लिया हमने। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, लॉग को कंबाइन करूंगी ये तो हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो लॉग हट जाएगा 1 प्लस टी इंटू C1, यहाँ से ही आया आपका x जो आया है C1 इंटू 1 प्लस टी। y यहाँ से क्या आएगा, इसको हम लॉग के टर्म में अगर लाना चाहते हैं तो e और लॉग दोनों लेना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं। लॉग ऑफ ई टी लिखूंगी अगर मैं, तो उसका मीनिंग क्या है, टी ही तो है, लॉग से ई कैंसिल, लॉग ई टी इंटू C2 इकट्ठा हो जाएगा वे। अभी तो सिर्फ मैंने टी को ये लिखा था लॉग ऑफ ई टी, लॉग से ई कैंसिल होके टी आ जाता है, ठीक है। यहां से क्या हो गया आपका, y इज इक्वल टू C2 इंटू ई टी, ये आ गया y के लिए, और z के लिए C3
आ ही चुका है। बट हमें यहाँ पे करना क्या था, हमारा जो काम था इनिशियल कंडीशन पुट करके C1 C2 C3 खत्म करना था या तो। अब इसमें इनिशियल कंडीशन तो आपको गिवन नहीं थी कि टाइम जीरो पे वो पॉइंट कहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे कुछ भी नहीं गिवन है इनिशियल कंडीशन के बारे में, हमें ये नहीं पता। लेकिन पाथ लाइन में एक बात तो मैंने बोली थी आपको कि आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि टी को एलिमिनेट करो, क्योंकि पाथ कभी भी हर टाइम पे हमें बताना है, तो टी का आना यहाँ पे कोई नहीं है रोल। पाथ निकाल रहे हैं, जब भी पाथ निकालते हैं टी का वहां पे नहीं होना चाहिए रोल, एक्स वाई जेड में ही इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम टी को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दूं या यहाँ से निकाल के यहाँ रख दूं तो टी खत्म नहीं हो जाएगा? टी तो इन दोनों में ही है ना, जेड में तो है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे टी को खत्म करने के लिए, यहाँ पे हम यहाँ से टी की वैल्यू अगर निकालें तो एक्स बाय C1 -1 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पुट कर देते ना, दोनों से ही रोल आ जाएगा, एक्स वाला वाई में आ जाएगा। ई की पावर टी है तो एक्स बाय C1 -1। इन्होंने जो लिखा हुआ है ये दोनों इक्वेशन हमारी इकट्ठी क्या आ गई पाथ लाइन में, क्योंकि टी एलिमिनेट हो गया। कांस्टेंट एलिमिनेट हो सकते थे हमारे अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन होती तो इन्होंने जो लिखा हुआ है अनदर कांस्टेंट बी ले रखा है, इसको कांस्टेंट ए ले रखा है और इसको कांस्टेंट इन्होंने सी ले रखा है। तो घबराना मत, आंसर आपका सेम ही आया, बस हमने C1 C2 C3 कांस्टेंट ले ली, इन्होंने ए बी सी लिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड पाथ लाइन। ठीक है, तो टी को एलिमिनेट जरूर करना है जब भी पाथ लाइन पे जाओगे। स्ट्रीम लाइन में टी को एक पर्टिकुलर टी नॉट पॉइंट पे दिखाना है और इसमें टी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो आज आप ट्राई करके आएंगे, सिर्फ पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन निकालना। स्ट्रीक लाइन मैं सिखाऊंगी कैसे करना है, अभी स्ट्रीक लाइन का नहीं किया आज हमने, आज एक साथ कराऊंगी। अगर स्ट्रीक लाइन तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दो ही करे सिर्फ, स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन अभी अच्छे से। स्ट्रीम लाइन आपने क्या सीखा उसके बारे में कि एट एन इंस्टेंट टी, एक किसी फिक्स टाइम पे आपने हर पार्टिकल को कहा कि जो उसकी मोशन रहेगी वो टेंजेंट के अलोंग रहेगी। ठीक है, मतलब Q क्रॉस डी आर इज इक्वल टू 0, वहां से इक्वेशन निकली dx बाई यू इज इक्वल टू dy बाई वी इज इक्वल टू dz बाई डब्ल्यू। फिर आप गए पाथ लाइन पे, पाथ लाइन में क्या हुआ आपका कि हर टाइम पे एक पर्टिकुलर पार्टिकल की मोशन को आपने ऑब्जर्व किया है, उसके पाथ को देखा है क्या पाथ था उसका, तो जो ट्रेस किया है पाथ, ट्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू। वहां से क्या निकल के आया u इज इक्वल टू, जो वेलोसिटी का पहला हो गया आपका, ठीक है ना, डी यू या डी एक्स बाई डी टी, ऐसे v इज इक्वल टू डी वाई बाई वी टी और w इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी, ये हो गया। तो यहाँ से आपका निकल आई पाथ लाइन। हमने बताया कब पाथ लाइन स्ट्रीम लाइन सेम हो सकती है, जब टाइम इंडिपेंडेंट हो, क्वेश्चन में टाइम ना हो। अगर टाइम नहीं है तो आपको तीनों ही नहीं निकालने के नीड, पाथ लाइन स्ट्रीम लाइन स्ट्रीक लाइन सिर्फ एक ही निकालो, तीनों सेम रहेंगी। स्ट्रीक लाइन भी वन सेम रहेगी जब टाइम इंडिपेंडेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, और जहां तक बात है यहाँ पे आपके पास कुछ रिमार्क्स हैं इसमें, उसको और देख लेते हैं आज। ये कह रहा है कि अगर आपको ऑब्जर्व करनी है एक एल्यूमिनियम डस्ट लो लिक्विड के अंदर, उसको सस्पेंड कर दो, उसको मतलब हैंग कर दो एक तरीके से लिक्विड के अंदर, एक एल्यूमिनियम का डस्ट। देखो ये है तो वैसे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, पॉसिबल तो नहीं आपके लिए करना, लेकिन करके देखो कि एक्चुअली में क्या होगा कि जो आपके स्ट्रीम लाइंस हम बनाएंगे किसी भी क्लोज कर्व पे, मान लीजिए क्लोज कर्व है कोई भी, पहले तो मैंने एक सिंगल से कर्व ली थी ऐसे और उस पे मैं स्ट्रीम लाइन बना रही थी तो इस तरीके से टेंजेंट के लॉन्ग आ रही थी, और अगर इन्फिनिटली पास ले रही थी, उनको स्मॉल ले रहे थे हम डिस्टेंस को, तो स्ट्रेट लाइन बन रही थी। अब हम कह रहे हैं मैं क्लोज कर्व के अलोंग अगर स्ट्रीम लाइन ले लूं, ठीक है, तो अगर मैंने क्लोज कर्व के अलोंग स्ट्रीम लाइन ली तो टेंजेंट कुछ ऐसे ऐसे बनने लग जाएंगी। करेंगे 3D के अंदर तो वो कुछ ये देखेंगे आपके जो इन्होंने बना रखे हैं, ऐसे इधर से बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो जो ये लाइंस बन रहे हैं क्लोज कर्व के ऊपर, जब हम क्लोज्ड कर्व के लिए स्ट्रीम लाइंस बनाते हैं ना तो उसको हम नाम दे देते हैं किसका, ये क्या बन गई है स्ट्रीम ट्यूब, स्ट्रीम। तो जब आप स्मॉल सेक्शन इसका कट करोगे तो उसको हम किसका नाम देंगे यहाँ पे स्ट्रीम फिलामेंट का। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस है 2 मार्क्स के लिए कह सकते हैं आप।
स्ट्रीम ट्यूब क्या होती है आपकी, जब आप क्लोज कर्व के लॉन्ग स्ट्रीमलाइन बनाते हैं, और जब आप उसी स्ट्रीम ट्यूब का एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम फिलामेंट बोलेंगे। ठीक है, अब क्योंकि आपकी वेलोसिटी हमेशा स्ट्रीम जो आपने लाइंस बनाई है हमेशा उसके अलोंग है, तो अगर मैंने वेलोसिटी परपेंडिकुलर की बात कर ली तो परपेंडिकुलर के अलोंग तो होगी ही नहीं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर वेलोसिटी आपकी सिर्फ अलोंग है सारी, तो क्या परपेंडिकुलर में कुछ होगा, नहीं होगा। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द स्ट्रीम लाइन इज ऑलवेज जीरो। अगर आप कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन मतलब जो टेंजेंट बनाई है, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट देखोगे हमेशा क्या होगी, एक तरीके से हम जीरो बाय थ्योरी कह सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट है, सीधा मैंने लिख दिया क्यू डॉट डी आर जीरो। वैसे तो आप लैंग्वेज में लिखो ज्यादा बेटर है, लैंग्वेज क्या कह रही है आपको, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द स्ट्रीम लाइन इज ऑलवेज जीरो। ये क्या शो कर रहा है कि स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस कोई फ्लो ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल से ही तो फ्लो दिखाते हो आप। अब आपने कहा नॉर्मल के लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं, तो इट मीन स्ट्रीमलाइन के लॉन्ग कोई फ्लो नहीं है। तो अगर आप कोई भी बाउंड्री ले रहे हो जो फ्लो ही नहीं है उसमें, तो आप रिजिड बाउंड्री भी ले सकते हो, ये कहना चाह रहा है इसके अंदर। ठीक है, जब आप स्ट्रीम ट्यूब लोगे तो स्ट्रीम ट्यूब की बाउंड्री को आप एक रिजिड बाउंड्री से भी रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि फ्लो है ही नहीं तो फ्लो में कुछ अफेक्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे, कि अगर हम कह सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना अंदर अंदर रहेगा जितना बाहर है बाहर ही रहेगा, क्योंकि पास करने के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई फ्लो ही नहीं है स्ट्रीमलाइन के अंदर। तो एक जनरल थ्योरी है ये जो रिमार्क्स है, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि है तो पेपर में नहीं आते ये चीजें, लेकिन जैसे आपकी नॉलेज के लिए कि स्ट्रीमलाइन से और आगे हम क्या क्या चीजें इवेल्युएट कर सकते हैं, क्या क्या हम उससे मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या बनेगा।